अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे सिस्टम मॉडलिंग के हवाले से बात। सिस्टम को मॉडल किस तरीके से करना है और वो काम किस तरीके से करेगा। इंट्रोडक्शन। मॉडल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम किसी भी रिवर को क्रॉस करना चाहते हो विदाउट एक्चुअली क्रॉसिंग इट। सिमिलरली हम दुनिया का वज़न निकालना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी बैलेंस। सन के सेंटर का टेम्परेचर निकालना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली टचिंग इट, उसको हाथ लगाए बगैर। तो मॉडल क्या है? मॉडल को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मॉडल हमारा सक्सेसफुल हो और उस मॉडल पे हमें भरोसा हो। बहुत सारे किस्म के मॉडल्स होंगे। मैथमेटिकल मॉडल होगा जिसके अंदर रियल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, बूलियन इक्वेशंस होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि हम किसी भी सिस्टम को मॉडल कर सकें। मॉडल्स आर यूज्ड टू मिमिक द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, बट समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन द रियल ऑन द फॉलोइंग रीजन। मॉडल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा बनाना या टू रिस्की। जैसे लीनियर एक्सेलरेटर्स को बनाना भी बहुत एक्सपेंसिव है और इसके साथ साथ बहुत रिस्की है। थोड़ी सी भी लीकनेस होगी तो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है। Models is an essential requirement in certain situations. Abstract specification of essential feature of the systems, यानी हम मॉडल करना चाहते हैं मिसाइल को या एयरक्राफ्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है और बहुत हाई कैलकुलेशन और प्रिसिशन चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो इसलिए, और ये इकोनॉमिकली वाइबल हो ये प्रोडक्ट, इसके लिए हम उसका मॉडल करते हैं। With respect of the complexity, models can be scaled. वो मॉडल कौन सा है? अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी है और एक्यूरेसी है। मैथमेटिकल मॉडल कॉम्प्लेक्स नहीं है मगर उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन। मैथ्स के अंदर लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx plus c. m is the slope and y and x are the part of equation and c is the constant. इस इक्वेशन में y की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती चली जाएगी विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो यानी ये बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है और इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं तो फिर मॉडल चेंज होता है, जैसे न्यूरल नेटवर्क है, फजी लॉजिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स: फिजिकल मॉडल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, मैथमेटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव, static versus dynamic, steady versus transient, open versus feedback, deterministic versus stochastic, and continuous versus discrete। हम इन सारे मॉडल्स को देखेंगे। फिजिकल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट को देखें, यानी फिजिकली आपको एक आपके पास कॉकपिट है, उसके अंदर हम पायलट को ट्रेन करते हैं विदाउट अटैचिंग दैट कॉकपिट विद द प्लेन। रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर पायलट ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा उसके लिए उसकी ट्रेनिंग एक आर्टिफिशियल कॉकपिट के अंदर होती है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट मॉडल आर यूज्ड सिंबल्स रादर देन फिजिकल डिवाइस, जैसे कि मैटलैब का सिमिलिंग एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। मॉडल को अगर हम देखें तो फिजिकल मॉडल है और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। फिजिकल मॉडल के अंदर प्रोटोटाइप जिसको हम स्केल डाउन करके बनाते हैं, वो प्रोटोटाइप हमारे पास स्टैटिक हो सकता है और डायनेमिक हो सकता है। सिमिलरली अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास मैथमेटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। मैथमेटिकल मॉडल की भी तीन टाइप्स हैं। पहली कंटिन्यूअस मॉडल, जिसके अंदर टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स के मॉडल होंगे। टाइम डोमेन के मॉडल को हम सॉल्व करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, ताकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को लीनियर एंड नॉन लीनियर की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सिमिलरली दूसरी कैटेगरी है मैथमेटिकल मॉडल की, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकास्टिक। डिटर्मिनिस्टिक यानी फिक्स इनपुट पे फिक्स आउटपुट होगा। स्टोकास्टिक यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वो आउटपुट चेंज होगा, उसका फिक्स रूल नहीं होगा। तीसरा मॉडल डिस्क्रीट फिक्स्ड। डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास इंग्लिश पैराग्राफ, जैसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर यानी डिटेल आंसर चाहिए,
इसके अलावा लॉजिकल मॉडल्स, लॉजिकल मॉडल के अंदर फजी यानी अनक्लियर शैलो इंफॉर्मेशन मॉडल है फजी लॉजिक, और क्रिस्प यानी डिटेल और फिक्स इस इनपुट पे यही आउटपुट आएगा तो वो है क्रिस्प लॉजिक। और सिमिलरली एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल। मैथमेटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो मैथमेटिकल मॉडल यानी सिंपल d इज इक्वल टू at, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, सॉरी यहाँ पे d डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मॉडल डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ descriptive model describe a system or entire or entity of a relationship between the environment, यानी उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस एनवायरनमेंट से जो बताएगा वो उसका डिस्क्रिप्टिव मॉडल होगा, उसकी ज्योमेट्री, उसके दूसरे पैरामीटर्स। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल जो कि आर्किटेक्ट यूज करता है, डायनेमिक मॉडल जो विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम चेंज हो जाए, जैसे फैक्ट्री के अंदर कन्वेयर बेल्ट। स्टडी स्टेट वर्सेस ट्रांजिएंट मॉडल, स्टडी स्टेट मतलब वो कि जो एक स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हों, जैसे मैं अभी इस कमरे में मौजूद हूँ तो इस कमरे का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक्सेट्रा। ट्रांजिएंट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के दरमियान जो मॉडल की स्पेक्स होंगे वो उनका ट्रांजिएंट मॉडल कहलाएगा। ओपन वर्सेस फीडबैक मॉडल, ओपन फीडबैक, एक तो फीडबैक मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं क्लोज लूप मैकेनिज्म। आपको अगर पाँव के अंदर मोच आई है या अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो फिर बॉडी अपने गेट को, वॉकिंग पैटर्न को उसी तरीके से चेंज कर लेती है, यह है फीडबैक मॉडल। ओपन मॉडल के अंदर ऐसा नहीं होता, वो यूनी डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता रहता है। डिस्क्रीट वर्सेस स्टोकास्टिक मॉडल, डिस्क्रीट मॉडल डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, डिटर्मिनिस्टिक यानी फिक्स इनपुट पे फिक्स आउटपुट, और स्टोकास्टिक यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम आउटपुट चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट की बात करें तो इस वेव्स की मदद से हम समझ सकते हैं, जो कि नीचे फिगर के अंदर मौजूद है। फिगर नंबर 3 कंटिन्यूस वेव है, उसको अगर हम स्लाइस करते हैं तो वो उसका डिस्क्रिप्टिव मॉडल कहलाएगा। मॉडलिंग के अंदर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर हम फिगर नंबर 4 को देखें तो इनपुट फॉर द मॉडल डेवलपमेंट और मॉडलिंग प्रोसेस। सिस्टम को जो मॉडल को जो इनपुट मिलेगा वो क्या होगा, वो परफॉर्मेंस मेजर का इनपुट होगा, पर्पस, लेवल ऑफ डिटेल यानी कितनी डिटेल इस मॉडल से हमें चाहिए, और इसके अलावा उस मॉडल की बाउंड्रीज क्या हैं, डिज़ाइन ऑल्ट्रेशन क्या है एक्सेट्रा, और ये सारी चीज़ें कहलाएंगी इस मॉडल का फीड इन। और मॉडल को करने के लिए जो उसका प्रोसेस है वो क्या है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगा, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके गोल्स को, आइडेंटिफाई द सिस्टम बाउंड्रीज। मॉडल डेवलपमेंट, किस तरीके से आप मॉडल डेवलप होगा उसको सिमुलेट करेंगे, उसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और फिर मॉडल को वैलिडेट कर देंगे। इस चीज़ को हम मिलाते हैं कि एग्जाम्पल से, एक एयरक्राफ्ट की एग्जाम्पल है जो कि इसकी नेक्स्ट पिक्चर के अंदर मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट की 3 चीज़ों के अंदर हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी के अंदर और फ्लटर एनालिसिस के अंदर। इसके लिए हमने 3 मॉडल चूज किए हैं, पार्टिकल मॉडल, रिजिड मॉडल एंड डिफॉर्मेबल मॉडल। अगर हम इस एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंजम्पशन को इंटरेस्ट करते हैं, हमारा इंटरेस्ट फ्यूल कंजम्पशन है, देन पार्टिकल मॉडल इस एयरक्राफ्ट के लिए बेहतर होगा और सफिशिएंट होगा, वो अच्छा रिजल्ट निकाल के हमें देगा। सिमिलरली अगर इस एयरक्राफ्ट के अंदर हम इंटरेस्ट लेते हैं फ्लाइट की स्टेबिलिटी के लिए, तो हमारे पास रिजिड बॉडी मॉडल होगा कि यानी इतनी हाई प्रेशर, इतने हाइट पे जाके उस रिजिड बॉडी की डिफॉर्मेशंस क्या होंगी। सिमिलरली अगर हम परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं सिस्टम की स्पीड के हवाले से, तो फ्लटर मॉडल बेहतर है इसके लिए। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के अंदर ये है कि हमारे पास एक कंटेनर, एक वेसल है, उस वेसल के अंदर हमने जो इनपुट सोल्यूशन का जाएगा वो है C0 और उसका जो फ्लो रेट होगा वो F0 होगा। उस सॉल्यूशन कंटेनर को हम कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं, और अल्टीमेटली इसका आहिस्ता आहिस्ता लेवल इंक्रीज होगा। तो लेवल इंक्रीज होने के बाद ये आउट करेगा इस पॉइंट से, जिसको हम कहेंगे फ्लो आउट, विच इज F1 इन दिस केस। इसको हम कंसीडर करते हैं सिंपल एग्जाम्पल से, एक चाय वाले से। चाय वाले के पास
एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर वो चाय के फ्लेवर को मेंटेन करता है। तो जो चाय का फ्लेवर है वो है उसकी कंसंट्रेशन C, जो कि इस कंटेनर के अंदर मौजूद है। उस कंटेनर का जो एक वॉल्यूम है वो है V, जो कि फिक्स रहेगा। उस कंटेनर के अंदर जो इनपुट आएगा वो इन टर्म्स ऑफ चाय की पत्ती होगी, दूध होगा, चीनी होगी, और उसका एक फ्लो रेट होगा, कितनी स्पीड से वो आएगा, तो उसको हम कहेंगे C नॉट एंड F नॉट। और अल्टीमेटली चाय को होने के बाद चाय लोगों को सर्व होगी, तो वो जो सर्व होगी उसकी फ्लो है F1। इसको करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस क्रिएट की है। वो अजम्पशंस क्या है कि सोल्यूशन वेल मिक्स्ड होगा, कंटिन्यूसली स्टेरर होगा, डेंसिटी सोल्यूशन की सेम रहेगी, और लेवल ऑफ द टैंक इन लेवल इज कांस्टेंट इन द टैंक, यानी वो जो लेवल होगा चाय का वो फिक्स रहेगा। हम करना क्या चाहते हैं, डिटरमाइन द डायनेमिक रिस्पॉन्स टू द स्टेप चेंज इन द इनलेट कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन में फ़र्क पता करना चाहते हैं कि ये क्या फ़र्क होगा। इसके लिए हमने कुछ वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट ले लिया कि लेट्स से कि हमारे पास फ्लो रेट इनिशियल जो है वो 0.085 का है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कंटेनर के अंदर मौजूद है, जो कुक्ड चाय है, जब टाइम 0 या 0 से लेस है तो उस पर उसकी कंसंट्रेशन है 0.95। इनलेट जो कंसंट्रेशन हो रही है वो है 1.85। ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने जो दाखिल किया सिस्टम के अंदर वो उसकी कंसंट्रेशन थी 1.85, बट सिस्टम के अंदर जो कंसंट्रेशन थी जो कि यूनिफॉर्म रहनी चाहिए वो है 0.95। हम स्टडी स्टेट को कंसीडर करते हैं और ये कहते हैं कि CT कंसंट्रेशन एट एनी टाइम बराबर हो जाएगा C0T, और C0T बराबर हो जाएगा, यानी जो इनलेट कंसंट्रेशन है वो C0 है, और जो कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन की मौजूद है टाइम लेस देन 0 पे वो है C इनिशियल। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी कब, स्टार्टिंग के अंदर, जब टाइम हमारे पास 0 या 0 से लेस हो। अब इस पे हम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ अक्यूमुलेशन, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर जो चाय मौजूद है वो किसके बराबर होगी, रेट इन, जितना आपने इनपुट रखा और उसमें से जितना निकला, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग चाय होगी वो हमें पता चल जाएगी उस वेसल के अंदर। फिर हमने ये कहा कि इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या है, हमने ये कहा कि इनपुट वेरिएबल है C0 F0, सिस्टम का जो स्टेट है वो है C, जिसको हम C इनिशियल कह रहे हैं, और F1 जो उसका फ्लो आउट होगा। कांस्टेंट है उसका वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी, और इनिशियली हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन, जो इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास किसके बराबर होगा, फ्लो इन माइनस फ्लो आउट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी मास डिवाइडिंग बाय टाइम। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है ये डेरिवेटिव हो रहा है ρ इंटू वी इज इक्वल टू ρ इंटू F0 माइनस ρ इंटू F1। इस चीज़ की मैथ्स को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी समझना पड़ेगा कि क्या इसकी डायमेंशन दोनों साइड पे सेम है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ρ इंटू वी है, ρ का मतलब है डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम, वी का मतलब है वॉल्यूम, F का मतलब है फ्लो रेट। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें तो डिफरेंशिएट ऑफ ρ वी, ρ का मतलब है मास इनटू वो मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम, और v यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा मास डिवाइडिंग बाय टाइम। ये टाइम क्यों आया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूंगा तो ρ इंटू F है, ρ का मतलब है मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम, F का मतलब है फ्लो रेट विच इज वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय टाइम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा मास डिवाइडिंग बाय टाइम, यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी। अब ये जो नीचे ये वाली इक्वेशन बनी इसकी भी हम डायमेंशन को वेरीफाई कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वो है CV, राइट हैंड साइड पे है CF। C का मतलब कंसंट्रेशन, V वॉल्यूम, F का मतलब फ्लो रेट। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें तो डिफरेंशिएट करना है C इंटू V, C इंटू वी विच इज C इज मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मास डिवाइडिंग बाय टाइम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देखेंगे डेरिवेट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हो रहा है। राइट हैंड साइड पे है C इंटू F, C इज कंसंट्रेशन एंड F इज फ्लो रेट, मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम एंड फ्लो रेट है वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय टाइम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मास डिवाइडिंग बाय टाइम बचेगा। यानी इस ग्रीन इक्वेशन की भी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, और इस रेड लाइन की यानी रेड इक्वेशन की भी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है, यानी मैथमेटिकली इट्स राइट। ओके, अब हम इसके लॉजिक्स की तरफ आते हैं। हमने कहा कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम 0 रहेगा, क्योंकि वो कंटेनर वेसल फिक्स्ड है और उसकी जो डेंसिटी है वो ρ के बराबर है, जो कि कांस्टेंट। अगर ये चीज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो 0 इज इक्वल टू ρ F0 माइनस ρ F1। अब
रॉ F1 इज इक्वल टू कि उधर चला जाएगा, तो रॉ से रॉ कैंसिल होने के बाद F0 बराबर हो जाएगा F1 के, और ये अल्टीमेटली हम इसको F कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ये जो दूसरी इक्वेशन थी, चेंज इन डेरिवेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ C इंटू वी इज इक्वल टू C F0 F1, इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा। इस इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। C डेरिवेट करेंगे C को, V कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू F0 और F1 को हटा के हमने सिंपल F कर दिया, और उसके साथ जो हमारे पास C0 माइनस C आ रहा था, V यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेप के बाद बहुत सारे दूसरे स्टेप हुए और ये नॉन होमोलोजियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट होने के बाद इसका आंसर आया ये CT इज इक्वल टू C0 प्लस KE की पावर F डिवाइडिंग बाई V इंटू T। इनिशियली हम ये कंसिडर करते हैं कि टाइम जीरो है, तो इस इक्वेशन में जहाँ पे भी टाइम होगा वहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो C0 इज इक्वल टू C0 के E की पावर में है T जो कि मल्टीप्लाई में है, T की जगह पे 0 यानी E टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से K आ जाएगा। मैं इस पूरी इक्वेशन में सारे वेरिएबल से फेमिलियर हूँ एक्सेप्ट K। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सो K किसके बराबर हो जाएगा, यानी C0 प्लस K किसके बराबर है, C इनिशियल के बराबर है। इस इक्वेशन से अगर मैं K की वैल्यू निकालना चाहूँ तो K इज इक्वल टू C इनिशियल माइनस C0। इस K की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो देखिएगा C0 प्लस C इनिशियल माइनस C0 ईज टू द पावर F डिवाइडिंग बाई T, F डिवाइडिंग बाई V इंटू T। अब ये तो पूरी हमारे पास कंसंट्रेशन निकली जो हमसे सवाल पूछा गया था, ये तो उसकी मैथ्स है, मगर इसकी मैटलैब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी उसके लिए हमारे पास ये कोड है। इस कोड को जब हम रन करते हैं तो हमारे पास इसका स्टडी स्टेट का एक रिस्पॉन्स आएगा ग्राफिकल शक्ल के अंदर। हमने कहा सिस्टम को कि क्लियर ऑल फ्लो रेट हमने डिफाइन कर दिया, वॉल्यूम, इनिशियल कंसंट्रेशन, C0 फ्लो इन कंसंट्रेशन, C इनिशियल जो कंटेनर के अंदर मौजूद थी कंसंट्रेशन, टाइम 0 है, और टाइम के अंदर जो इंक्रीमेंट हम लेना चाहते हैं वो है हमारे पास t इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 0.1। इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ पे होता है। अच्छा, तो हम अब इस कोड को मैटलैब पे ले जाते हैं और मैटलैब पे इस सारे कोड को रन करके देखते हैं कि इसका अल्टीमेटली आउटपुट क्या आएगा। जैसे हमने यहाँ पे ये बताया था कि d ऑफ t एक इंक्रीमेंट है जो कि 0.01 का है, आप चाहें तो इसको ऑल्टर कर सकते हैं। हमारे पास जो काउंट चलेगा वो n इज इक्वल टू 1 से लेके 10,000 तक चलेगा, इसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर का लूप लग रहा है, इसके अंदर वही फॉर्मूलेज हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझे, यानी डी सी इज इक्वल टू एफ इंटू C0 माइनस C डिवाइडिंग बाई V। C जो कि कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, C प्लस डी टी इंटू डी सी के बराबर एक्सेट्रा। और फिर हम उसको प्लॉट करेंगे। हम इस पूरे प्रोग्राम को ले जाते हैं मैटलैब पे, और मैटलैब पे ले जाके हमने इस पूरे प्रोग्राम को लिखा और सारी चीज़ों को हमने डिफाइन कर दिया जो कि वहाँ पे गिवन थी, और उसके अलावा हमने फॉर का लूप लगाया और हमने प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद जब हम यहाँ पे प्ले पे जाके क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम प्ले होता है, और प्ले होने के बाद इसका ये आउटपुट आया। इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका आउटपुट है एक्स एक्सेस पे है टाइम जो है 0 से लेके 100 सेकेंड 100 तक का जा रहा है, और वाई एक्सेस पे इसके पास है कंसंट्रेशन जो कि C से रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऊपर का नलका जब खुलता है, यानी जब चाय उस पॉट के अंदर दाखिल होती है, तब स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क आता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है और 100 पे टाइम पहुंचता है और कंटिन्यूसली आप उसको स्टेयर कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो चाय का पॉट है उसके अंदर चाय का फ्लेवर एक पहला जैसा एक स्टैटिक एक कांस्टेंट फ्लेवर आ जाता है। तो इस पूरी चीज़ का जो मैथमेटिकल मॉडल का रिस्पॉन्स था वो कुछ इस शक्ल का था। इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर मॉडल किया इस फ्लूइड सिस्टम को, जिसको हमने मॉर्फोलॉजिकली समझा था चाय की मदद से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।